हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हिंदी बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। जो हिंदी का पेपर है वो है हिंदी अनुवाद। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके नोट्स के बारे में यूनिट वाइज यूनिट। जो पहली यूनिट है इसमें आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि अनुवाद और उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, अनुवाद का महत्व। फिर है अनुवाद के रूप, जैसे लिप्यांतरण हो गया आपका, मशीनी अनुवाद है और आदि। अनुवादक के गुण क्या होते हैं, उसके दायित्व, उससे अपेक्षाएं क्या की जाती हैं, और अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। तो सब कुछ जो है डिपेंड करता है अनुवाद के ऊपर। तो सबसे पहले हम अनुवाद का जो अर्थ और उसकी परिभाषा को देखते हैं। अनुवाद की जो अवधारणा है वो है कि अनुवाद एक भाषा में कही या लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में सार्थक यानी जिसका कुछ मतलब निकलता हो रूप में बदलने की प्रक्रिया है। तो अनुवाद क्या है कि किसी एक भाषा का किसी दूसरी भाषा में एक सार्थक बदलाव जो है उसी को हम अनुवाद बोलते हैं। यह किसी संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा में या तो स्थानांतरित करते हैं या फिर उसकी जो है पाठ्य सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जो भाषांतरण है, अनुवाद एक भाषांतरण प्रक्रिया है, यानी कि भाषाओं का जो अंतर है जो दो भाषाओं के बीच होता है, दो भाषाओं के बीच का जो अंतर है उसी को हम बोलते हैं भाषांतरण, संदेश या स्थानांतरण। अनुवाद का उद्देश्य एक भाषा में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना है ताकि मूल संदेश का अर्थ और अर्थ छवि यथासंभव बनी रहे। सार्थक परिवर्तन, जो आपका सार्थक परिवर्तन है, अनुवाद एक भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन है। सार्थक यानी जिसका कोई मतलब निकलता हो। भाषा विज्ञान, अनुवाद भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भाषा के सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप अनुप्रयोग के साथ साथ बोधन की प्रक्रिया, शब्द की तकनीक और लक्ष्य भाषा में उसके प्रस्तुतिकरण को दिखाता है। सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, तो भाषा में भी अंतर हो सकता है और संस्कृति में भी। तो संस्कृति जो है, सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं, अनुवाद प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। जब हम अनुवाद करते हैं तो ये बहुत ही जटिल काम होता है, कठिन कार्य होता है ये, जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को पाटना शामिल होता है। यानी कि आप जो है उन दो चीज़ों को पाट रहे हैं, एक जिसमें एक हम भाषा को लेते हैं, दूसरा है सांस्कृतिक। इसमें है अनुवाद की भूमिका। अनुवाद को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की ही गहरी समझ होनी चाहिए, साथ ही सांस्कृतिक बारीकियों के बारे में गहरी जागरूकता होनी चाहिए। पुनरुक्ति, कुछ विद्वानों के अनुसार अनुवाद का अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना, अर्थात किसी कही गई बात को फिर से कहना। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश, विचार और ज्ञान के स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भाषा विज्ञान, भाषांतरण और सांस्कृतिक समझ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद जो है अनुवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो परिभाषा तो मैं पीछे ही बता चुका हूँ और फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अनुवाद शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है। अनुवाद जो है इंग्लिश के अंग्रेजी के शब्द ट्रांसलेशन से बना है, जिसमें ट्रांसलेशन का मतलब होता है पार वहन। पार का अर्थ है दूसरा और वहन का अर्थ है ले जाना, यानी कि दूसरा या दूसरी ओर। पार का मतलब है दूसरी ओर और वहन का अर्थ हो गया ले जाना, तो दूसरी ओर ले जाना, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना। तो ये निकल कर आता है ट्रांसलेशन का मतलब। और ट्रांसलेशन बना है, ट्रांसलेशन का अगर हम अर्थ निकालते तो वह है पार वहन। तो पार वहन बना कि दूसरी ओर ले जाना। इसी प्रकार किसी वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरी ओर ले जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवाद के प्रमुख 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है इसका दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, यानी कि उसमें और चीज़ें ऐड करना, तो वो चीज़ें क्या होंगी, समृद्ध हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दूसरा है दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति। और तीसरा है ऐसे विचार विनिमय, यानी विचारों का आदान प्रदान। जो अनुवाद है
अनुवाद के प्रकार। अब अनुवाद जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो है शब्द अनुवाद, यानी जहाँ पे शब्दों का अनुवाद होता है। शब्दों में मूल भाषा का दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। मूल भाषा की शब्द योजना और वाक्य विन्यास को यथावत अनुवाद की भाषा में रखा जाता है। यह शब्दस्य है जिसका उसका अनुवाद होता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्रम के अनुसार ही शब्द अनुवाद में क्रम रखा जाता है। इसके बारे में वाक्य का सही अर्थ ध्वनित नहीं होता और कई बार तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। दूसरा है भावानुवाद, यानी कि भाव जो है किसी के भाव को हम अनुवाद में व्यक्त कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं कि उसकी क्या भावना है। तो शब्द अनुवाद की तुलना में भाव अनुवाद पाठक को अधिक समझ में आता है। इसमें शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद का ध्यान में रखते हुए उस वाक्य या वाक्यों के भावगत पर नज़र रखी जाती है और अनुवाद का लक्ष्य मूल भाव को उजागर करना होता है, लेकिन अनुवादक इस कार्य में अपने विचारों का सम्मिश्रण नहीं कर सकता, केवल वह भावानुवाद करता है। तीसरा है प्राय या फिर रूपांतरण अनुवाद। इसमें अनुवादक की पूरी मनमानी रहती है। वह यथेष्ट परिवर्तन करता है, अपनी बातों विचारों का समावेश करता है, लेकिन मूल पाठ के उद्देश्य अथवा विचार से भटकता नहीं है, बल्कि उसमें नई ऊर्जा और चेतना भर देता है। अनुवाद का महत्व। अनुवाद जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मानवीय भिन्नता के अनुरूप, क्योंकि हम अपने देश में देखते हैं तो वहाँ पे मानवों के अंदर भिन्नता है, अलग अलग तरह के। कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, तो ये भिन्नता हो गई है। मानवीय भिन्नता के अनुरूप मानवीय भाव, विचार, अभिव्यक्ति व भाषा के भी अनेक रूप हैं। संसार में कई भाषाएं हैं, प्रत्येक का बोलने लिखने का अलग अलग तरीका है। इन विविधताओं के रहने पर भी सामाजिक व्यवहार एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर उनमें समानताएं पाई भी हैं। प्रत्येक में ज्ञान, कला, संस्कृति की अभिव्यक्ति है। सभी भाषा को सीखा नहीं जा सकता, पर उनके स्वभाव रूपांतरण एवं अनुवाद के माध्यम से प्रत्येक भाषा में निहित ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा एवं कला की विशेषताओं को राष्ट्र तथा समाज के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी से अनुवाद की आवश्यकता तथा महत्व दोनों ही बहुत हैं। अनुवाद एक ऐसा सेतु है, यानी कि ऐसा ब्रिज है जो संसार की सभी भाषाओं को मानव के विचारों को जोड़ना कार्य करता है। अतः अनुवाद मानव के ज्ञान, विज्ञान के आदान प्रदान व विकास का प्रदायक है, यानी कि इससे जो हम अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं और अपने विकास को जो है अपना विकास कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो अनुवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुवाद का जो क्षेत्र है, पहला तो है बातचीत का क्षेत्र। जब हम बातचीत करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा में बोलते हैं। बातचीत में जब हम अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा में बोलते हैं तब हमें स्वयं अनजाने अनुवाद करते रहते हैं। हमें पहले मातृभाषा में सोचते हैं, फिर उसे मन ही मन अन्य भाषा में अनुदित करते हैं। यही अनुदित रूप हमारे मुंह से निकलता है। यही कारण है कि हमें कोई भी अन्य भाषा बोलने उसे पर हमारी मातृभाषा का कुछ न कुछ प्रभाव नज़र आता है। औसत भारतीयों की अंग्रेजी भी इसका अपवाद नहीं है, यानी कि बहुत से जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी इस तरह से बोलते हैं जैसे हिंदी में बात कर रहे हो, क्योंकि वो अंग्रेजी के जो भाव हैं और अब जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनके जो भाव हैं वो उनको अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा है पत्राचार। पत्राचार का क्षेत्र अनुवाद मांगता है। पत्राचार व्यापार में, कार्यालय में, न्याय में सर्वत्र हर जगह होता है, यानी कि जहाँ पत्राचार अपने प्रदेश की भाषा में करने से काम चलता है वहाँ अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक प्रदेश में कई भाषाएं बोलने वाली पीढ़ियाँ रहती हैं, उनके लिए प्रादेशिक भाषा भी प्राय रहती है। जैसे केरल में तमिल भाषी तथा कन्नड़ भाषी काफ़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए उनके लिए केरल
कि प्रादेशिक भाषा मलयालम का पत्राचार अनुवाद को आवश्यक बना देता है। जो व्यापारी बड़ी कंपनियों से माल मंगाते हैं उन्हें माल बेचने और उन्हें उन कंपनियों से पत्राचार कंपनी की भाषा में करना पड़ता है, तो पत्राचार में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा, धार्मिक क्षेत्र में। अब मान लीजिए तो कोई भी धर्म है तो उस धर्म की अपनी एक भाषा है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसके जो ग्रंथ हैं ज़्यादातर संस्कृत भाषा में है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर पाली भाषा में है। ईसाइयों के लैटिन या फिर सीरियक का उपयोग करते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो अरबी भाषा में उनके धार्मिक ग्रंथ हैं। तो उन ग्रंथों को लोगों की भाषा में लोगों को समझने में आ जाए, उसके लिए कुछ लोग जो हैं, जो जिनको हम बोलते हैं पुजारी या प्रचारक तो या पंडित, तो वो सामान्य ग्रंथ उन ग्रंथों का जो है अनुवाद करके सामान्य भाषा में उनको लोगों को समझाते हैं उनके बारे में। तीसरा है न्यायालय। न्यायालय में अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। इसके कई कारण हैं। न्यायालय में कर्मचारी, वकील और प्रार्थी लोग अदालत के अंग होते हैं। अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी होती है। इसमें मुकदमे के लिए ज़रूरी कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, लेकिन पैरवी अंग्रेजी में होती है, तो वहाँ पे भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। कार्यालयों में, हमारे देश के अधिकांश कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी है। मुश्किल से पंचायत व गाँवों के स्तर पर प्रादेशिक भाषा का व्यवहार किया जाता है। आम लोगों को अपनी अर्जियाँ तक अंग्रेजी में लिखनी पड़ती हैं। यहाँ से अनुवाद की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस, मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों के कार्यालयों में अनुवाद पर जोर रहता है, तो वहाँ पे अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। देवस्वम, रजिस्ट्रेशन जैसे विभागों में निचले स्तर पर प्रादेशिक भाषा काम देती है, पर ऊपरी स्तर पर अंग्रेजी चर्चित विषय प्रांत का रहता है, इसलिए अनुवाद का प्रसंग बराबर उठता रहता है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। आधुनिक युग में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित आदि 20 विषय सीखने तथा सिखाए जाते हैं। उनके उत्तम ग्रंथ अंग्रेजी में ही नहीं अन्य विदेशी भाषाओं में लिखे हुए हैं। इनका अनुवाद किए बिना ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती है। और सांस्कृतिक संबंध, इस दृष्टि से सांस्कृतिक संबंधों के लिए अनुवाद परम जरूरी है। किसी भी देश की संस्कृति और कला का परिचय अन्य देश के निवासियों को उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है। यह संभव नहीं कि हर देशवासी पड़ोसी व दूर के देशों की भाषाएं समझे। ऐसी समस्याओं को सुलझाने का उपाय अनुवाद है। इसके बाद जो है अनुवाद के अन्य रूप जो हैं, एक तो मैंने आपको बताया था लिप्यांतरण, दूसरा है मशीनी अनुवाद। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये होते क्या है। अनुवाद के अन्य रूप लिप्यांतरण और मशीनी अनुवाद है। लिप्यांतरण एक भाषा की लिपि के शब्दों को ध्वन्यात्मक रूप से दूसरी भाषा या लिपि में बदलना, जबकि मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके प्राकृतिक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना होता है। लिप्यांतरण यानी कि ट्रांसलिटरेशन, यह एक भाषा के अक्षरों को दूसरी भाषा के अक्षरों में बदलने की प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से नामों, तकनीकी शब्दों, शब्दजाल के अनुवाद के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जॉन को हिंदी में जॉन लिखना लिप्यांतरण का एक उदाहरण है। दूसरा आपका है मशीनी अनुवाद। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की प्रक्रिया है। यह स्वचालित होता है, इसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। आजकल तो मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे कि गूगल ट्रांसलेट और DeepL ट्रांसलेट, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बेहतर अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। मशीनी अनुवाद के कई प्रकार हैं, जैसे कि सांख्यिकी मशीनी अनुवाद, नियम आधारित मशीनी अनुवाद और न्यूमरल मशीनी अनुवाद। तो ये मशीनी अनुवाद हो गया आपका। अनुवाद के और भी रूप हैं, जैसे भावना अनुवाद, मूल पाठ के भाव को बनाए रखते हुए अनुवाद करना होता है। शब्द अनुवाद, शब्द दर शब्द अनुवाद करना, यानी कि शब्दों का ही अनुवाद कर रहे हैं। एक शब्द का रूपांतरण है, एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। सारानुवाद, मूल पाठ के सार को दूसरे भाषा में अनुवाद करना। और व्याख्यानुवाद,
मूल बात को समझने और उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुवाद करना। एक अच्छे अनुवाद के जो अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो एक अनुवाद जो है कम से कम 2 भाषाओं में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुवाद जो है कम से कम 2 भाषाओं में ही होना ज़रूरी होता है। दूसरा है स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध और प्रभामयी होती है। चौथा है अनुवाद मूलतः भावनानुवाद होना चाहिए, मात्र शाब्दिक रूपांतरण न हो, यानी कि उसमें भाव भी होने चाहिए। जो अनुवाद आप कर रहे हैं वो भाव के द्वारा होना चाहिए, ना कि शब्दों का ही रूपांतरण हो। पाँचवा, एक अच्छे अनुवाद में मूल रचना की भाषा शैली सुरक्षित रहे। छठा, इसमें एक भाषा के भाव व विचारक दूसरी भाषा में यथावत व्यक्त होने चाहिए। इसके बाद जो सातवां है इसका, वो है अनुवाद की जो भाषा अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार हो। अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा की प्रतीक अवस्था को लक्ष्य भाषा के अनुरूप बदलना चाहिए। और नौवां, इसमें लक्ष्य भाषा के वाक्यों व संरचनात्मक तत्वों को स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार रूपांतरित करना चाहिए। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि वह जीवंत लगे। 11वां, इसमें भाषा में प्रवाह में, यानी कि भाषा एक प्रवाह में फ्लो में होनी चाहिए। और 12वां है इसमें अनुवाद का वाक्य विन्यास भाषा की प्रकृति के अनुसार हो। इस प्रकार एक अच्छा अनुवाद भावों विचारों को समग्र रूप से व्यक्त करता है। इसके बाद जो है अनुवाद जो आप कर रहे हैं तो उसमें रोजगार की संभावनाएं। अनुवाद में रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। आज कई क्षेत्रों में अनुवादकों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सरकारी कार्यालय, बैंक, मीडिया, पर्यटन उद्योग। अनुवादकों को विभिन्न भाषा युग में साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञापन और फिल्मी जगत में भी रोजगार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में अब जो है सरकारी कार्यालयों में अनुवादकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मंत्रालय है, विभाग और सरकारी उपक्रम। वित्तीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग, आपकी बैंक और वित्तीय संस्थान अनुवादकों को नौकरी प्रदान करते हैं, खासकर हिंदी अंग्रेजी अनुवादक। मीडिया है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और दूरदर्शन जैसे मीडिया संस्थान अनुवादकों को रोजगार देते हैं। पर्यटन है, इसमें पर्यटन क्षेत्र में अनुवादकों की ज़रूरत होती है, जो पर्यटक को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अनुवाद सेवाओं का उपयोग करते हैं। साहित्य, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में अनुवादकों की ज़रूरत होती है, जो विभिन्न भाषाओं में साहित्य, शिक्षण सामग्री और कलाकृति का अनुवाद करते हैं। इसके बाद व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में अनुवादकों की ज़रूरत होती है, जो व्यावसायिक दस्तावेजों, अनुबंधों और अन्य सामग्री का अनुवाद करते हैं। और इसके बाद है फ्रीलांस अनुवादक। कई अनुवाद स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। अनुवादक बनने के लिए आवश्यक कौशल है, भाषा पर पकड़ आपकी होनी चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा है साहित्यिक कौशल। अनुवादक को साहित्यिक भाषा और शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद करने का अनुभव होना चाहिए। और कौशल है जो उसके अंदर कौशल होना चाहिए, अनुवादक को तकनीकी कौशल जैसे कि अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे के सारे उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए जो एक अच्छा अनुवादक होता है, कि उसकी जो है दूसरा साहित्य है और अपना खुद का साहित्य दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भाषा के पास अनुवादक के पास एक जो अनुवाद कर रहा है उसके पास खुद का कुछ अनुभव होना चाहिए और उसे तकनीकी जानकारी भी होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरह से उसे काम करना है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है उसमें है अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार और सीमाएं। अनुवाद के जो क्षेत्र हैं वो साहित्य, कार्यालय, विज्ञान, विधि, बैंकिंग, तो ये सारे तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि भाई अनुवाद जो है, अनुवाद के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। साहित्य क्षेत्र में अनुवाद होता है, कार्यालयों में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है और बैंकिंग क्षेत्र में भी हो सकता है। अनुवाद के जो प्रक्रिया है उसके प्रकार वो भी मैं बता चुका हूँ, अनुवाद जो 3 प्रकार का होता है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्या और समाधान। तो इसके अंदर समस्या क्या क्या होती हैं और समाधान क्या हो सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में कई समस्याएं होती हैं, जिसमें
संदर्भों की भिन्नता प्रमुख है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान, संदर्भों की समझ और व्यापारीकरण सटीकता का ध्यान रखना होता है। समस्याएं जो हैं, एक तो समस्या यह है कि भाई भाषा संरचना में अंतर होता है। दोनों की जो संरचना है, भाषा की जो लिखने की जो शैली है, किसमें क्या चीज़ पहले आती है, किसी में सब्जेक्ट आप पहले लाओगे, किसी में उसका ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो इस तरह से जब हम किसी भाषा को लिख रहे हैं तो दोनों भाषाओं में जो लिखने की संरचना है उसमें अंतर हो सकता है। अंग्रेजी और हिंदी में वाक्य संरचना और व्याकरण के नियम अलग अलग हैं, जिसमें शब्द से अनुवाद से अर्थ बदल सकता है। अगर आप शब्दों का अनुवाद करते जाएं तो उसका अर्थ बदल सकता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में वह जाता है, ही गोज़, का हिंदी अनुवाद वह जाता है, ही होगा। लेकिन अंग्रेजी में गोइंग टू द स्टोर का हिंदी अनुवाद जो है वो होगा, दुकान जा रहा है या दुकान जाने वाला है, हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसकी शब्द रचना है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, और अगर हम इसके भाव को समझ के उसका मीनिंग निकालते हैं तो ही हम उसको समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। दूसरा है मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। जो अंग्रेजी के मुहावरे हैं या अंग्रेजी की जो लोकोक्तियाँ हैं वो अलग हो सकती हैं और हिंदी की अलग हो सकती हैं, और उनके मीनिंग भी अलग निकलते हैं। अगर आप शब्दों का ही उच्चारण करोगे तो उसके अर्थ में बहुत कुछ अंतर आ सकता है। अंग्रेजी और हिंदी में कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जिनका अर्थ सीधे तौर पर अनुवाद नहीं किया जा सकता। अनुवादक को इन मुहावरों के अर्थ को समझना और हिंदी में उनके समतुल्य मुहावरे या लोकोक्तियाँ का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए टू बी ऑन द बॉल का हिंदी अनुवाद ध्यान से काम करना है, तो या फिर जागरूक रहना होता है। इसके बाद तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ में अंतर। अंग्रेजी और हिंदी दो अलग अलग संस्कृतियों की भाषाएं हैं। प्रत्येक संस्कृति में अपने अलग अलग संदर्भ होते हैं, यानी कि मीनिंग होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में वाइज बी का हिंदी अनुवाद है मछली, हो सकता है, जो कि सांस्कृतिक संदर्भ के कारण अलग होता है। टेक्निकल शब्द का अनुवाद। तकनीकी, कानूनी और वैज्ञानिक विषयों के अनुवाद में टेक्निकल शब्द का सही अनुवाद करना महत्वपूर्ण है। अनुवादक को इन शब्दों के हिंदी के समतुल्य शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। समाधान जो है, दोनों भाषाओं पर एक तो गहरी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि दोनों की भाषाओं की जो व्याकरण है, शब्द हैं, संस्कृति है, उन पर पूरी की पूरी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा है संदर्भ को समझ। अनुवादक को स्रोत टेक्स्ट के संदर्भ को समझना चाहिए ताकि वह अनुवाद कर सके। तीसरा व्याकरणिक सटीकता। अनुवादक को हिंदी व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए और शुद्ध हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। उसके बाद है अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग। अनुवादक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जो कुछ शब्दों के अनुवाद में मदद कर सकता है। अनुवादकों का प्रशिक्षण। अनुवादक जो है को अनुवाद के सिद्धांतों और तकनीकों का प्रशिक्षण करना चाहिए, यानी कि उनको सीखना चाहिए। अनुवाद के बाद समीक्षा। अनुवादक को अपने अनुवाद की समीक्षा करनी चाहिए और किसी अनुभवी अनुवादक से उससे जचवाना चाहिए। अनुवादक की विशेषज्ञता। विभिन्न विषयों के अनुवाद के लिए अलग अलग विशेषज्ञता वाले अनुवादक की आवश्यकता होती है। जो आपका यूनिट नंबर 3 है वह है अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये यूनिट हम बाद में करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।